मिडिल ईस्ट का जो इलाका है वहां कुल मिलाकर 16 देश हैं और इनमें इजराइल अकेला ऐसा देश है जहां की बहुसंख्यक आबादी गैर मुस्लिम है और ये आबादी जो है इजराइल की, ये यहूदी धर्म को मानते हैं, ये यहूदी है। यहां बहुत सारे लोगों को यह हैरानी हो रही है कि जिस क्षेत्र में 15 मुस्लिम देश हैं आपके आसपास, वहां इजराइल जैसे एक छोटे से देश ने अपने से 75 गुना बड़े देश ईरान पर ऐसा हमला करने की हिम्मत कैसे दिखाई। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो इजराइल का कुल क्षेत्रफल है 21,937 वर्ग किलोमीटर, केवल 21,000, जबकि ईरान का कुल क्षेत्रफल है 16,48,000 वर्ग किलोमीटर। यानी ईरान जैसे देश में 75 इजराइल बन सकते हैं। इजराइल से 75 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में ईरान। इसके अलावा इजराइल की आबादी सिर्फ 95 लाख है, जबकि ईरान की आबादी लगभग 9.25 करोड़ है। आबादी के लिहाज से भी ईरान जैसे देश में 10 इजराइल की आबादी समा सकती है। यह तुलना इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आप यह समझ सकें कि क्षेत्रफल और आबादी से कुछ नहीं होता। क्षेत्रफल और आबादी के मामले में इजराइल का ईरान से कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद इतने छोटे से देश ने ईरान को हिलाकर रख दिया। इससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान इजराइल को इस्लाम धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा बताता है, लेकिन इसके बावजूद मिडिल ईस्ट का एक भी इस्लामिक देश आज ईरान के साथ खड़ा नहीं है। इन इस्लामिक देशों ने ईरान पर हुए हमले की निंदा तो की है, पाकिस्तान ने भी बड़ी निंदा की है, लेकिन ईरान को कोई सैन्य मदद किसी ने नहीं भेजी, निंदा करके पीछे हट गए। इजराइल की वायुसेना इराक, जॉर्डन, सीरिया और सऊदी अरब जैसे देशों को लांघ कर ईरान की सीमा तक पहुंच गई और सीमा के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन ईरान को इन देशों से कोई सहयोग नहीं मिला। और इसलिए आज बड़ा सवाल यह भी है कि जब ईरान इस्लाम धर्म के नाम पर इजराइल से यह लड़ाई लड़ रहा है, धर्म के नाम पर, तो फिर भी उसे इस्लामिक देशों का साथ क्यों नहीं मिला। तो इसका कारण यह है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनना चाहता है, अपने आप को एक परमाणु देश बनाना चाहता है, यह उसका सपना है। दुनिया में इस वक्त सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं और इनमें भी मिडिल ईस्ट में इजराइल को छोड़कर बाकी किसी मुस्लिम देश के पास अपने परमाणु हथियार नहीं है। और इन देशों को भी डर है कि अगर ईरान ने अपने परमाणु हथियार विकसित कर लिए तो वो भविष्य में उन्हें भी ब्लैकमेल करेगा और उन्हें डरा कर रखेगा, जिसके कारण आज ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला होने से ये सारे देश अंदर ही अंदर शायद खुश होंगे। और कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश परमाणु हथियार विकसित कर ले, इसलिए इजराइल भी कभी इस मामले में खुलकर बात नहीं करता। पूरी दुनिया में कुल 57 मुस्लिम देश हैं, जिनमें से सिर्फ एक देश पाकिस्तान के पास अपने परमाणु हथियार हैं, बाकी किसी के पास नहीं, और बाकी किसी मुस्लिम देश के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है। हालांकि इस बार भारत ने भी पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर ब्लफ को एक्सपोज कर दिया था कि अब हम उसकी इस परमाणु हथियार वाली धमकी से डरने वाले नहीं हैं। इसलिए इन परमाणु हथियारों को रखने का भी इस बार पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमजोरियों को अपनी कामयाबी में रुकावट बना लेते हैं, लेकिन यहां इजराइल के केस स्टडी जो है वो बड़ी शानदार केस स्टडी है। इससे पूरी दुनिया और आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वर्ष 1948 में जब इजराइल अस्तित्व में आया तब उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि वो एक बहुत ही छोटा सा देश है और अगर मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े देशों से उसका युद्ध हुआ तो शायद उसका ये छोटा सा देश भी समाप्त हो जाएगा। और यही सोचकर इजराइल ने अपनी सेना, अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद और अपने हथियारों के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित किया। आज इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उससे बड़े बड़े देश भी मुकाबला नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी के आधार पर इजराइल की जो सेना है वो तो बड़ी छोटी है, लेकिन वो छोटी सी सेना भी टेक्नोलॉजी के वजह से, लेटेस्ट हथियारों की वजह से किसी भी बड़े देश पर हमला कर सकती है। आज भी इजराइल के हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा कॉम्बैट ड्रोन से हमला किया, लेकिन इजराइल ने इन सारे हमलों को नाकाम कर दिया और पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि उसके पास सबसे खतरनाक और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। इजराइल के पास 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें आयरन डोम 70 किलोमीटर, डेविड्स स्लिंग नाम के एयर डिफेंस सिस्टम से 300 किलोमीटर और एरो एयर डिफेंस सिस्टम से 2400 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को मार गिराया जा सकता है।
और यह अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। तो आप देखिए इजराइल ने कैसे अपने आप को अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स की वजह से बिल्कुल सुरक्षित करके रखा हुआ है। वो एक बहुत मजबूत छाते की तरह इजराइल के ऊपर रहते हैं। इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल ने अपने लिए रखे हैं। हर प्रकार की मिसाइल के लिए, हर प्रकार के हमले के लिए उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी ये टेक्नोलॉजी ये है जो इजराइल को इतना मजबूत बनाती है। और आप खुद देखिए कि इजराइल हर बार नए तरीके से हमले करता है। लेबनान में उसने पेजर्स में धमाके किए, यमन में उसने मिसाइल हमले किए, और अब ईरान में उसने 100 से ज्यादा ठिकानों को नष्ट किया, और ईरान भी इनमें से एक भी हमले को रोक नहीं पाया। हालांकि आज ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो इजराइल से इस हमले का बदला जरूर लेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि असली शेर कौन है। گر خواهد داد رژیمی که امروز منفورترین موجودیت نزد افکار عمومی جهانیان مردم منطقه و ملت ایران است و با هدایت و رهبری فرمانده معظم کل قوا از این میدان سخت نیز با سربلندی و عزت به در خواهد آمد। क्षेत्रफल के मामले में ईरान इजराइल से 75 गुना बड़ा है, आबादी के मामले में 10 गुना बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था इजराइल से काफी छोटी है। इजराइल दुनिया की 27वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ईरान इसमें 46वें नंबर पर है। इजराइल 2 वर्षों से गाजा में युद्ध लड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल का जीडीपी ग्रोथ रेट 3.2% है, जबकि ईरान का सिर्फ 0.3%। इजराइल के पास दुनिया की 15वीं सबसे शक्तिशाली सेना है और ईरान के पास दुनिया की 16वीं सबसे शक्तिशाली सेना है। यानी इन दोनों को अगर आप देखेंगे, दोनों आसपास हैं। एक 15वें नंबर पर है, दूसरा 16वें नंबर पर है। इजराइल के पास 1,70,000 जवानों की सेना है। देखिए कितनी छोटी है, 1,70,000 जवान है केवल, और ईरान के पास 6,10,000 जवानों की सेना है। इजराइल का एक साल का रक्षा बजट 2,60,000 करोड़ रुपए का है और ईरान के 2 साल के रक्षा बजट के ये बराबर है। इजराइल के पास 240 लड़ाकू विमान हैं और ईरान के पास 188 लड़ाकू विमान हैं। हालांकि मिसाइल और ड्रोन्स के मामले में दोनों देश ही काफी शक्तिशाली हैं। ईरान के पास फतह नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी जो स्पीड है वो आवाज की गति से 15 गुना ज्यादा बताई जाती है। ये ऐसी मिसाइल है जिसे रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना, और इसलिए अगर ईरान इस मिसाइल को इजराइल पर दाग देता है तो इससे इजराइल बैकफुट पर आ सकता है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी दावा करते हैं कि ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल है ही नहीं, और वो सिर्फ दुनिया को डराने के लिए ये बात बताता है कि उसके पास ये सारी मिसाइल्स हैं। वो चाहता है कि वो दुनिया को गुमराह करे और दुनिया इस मिसाइल के नाम से उससे डरती रहे। टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल की सेना कितनी आगे निकल चुकी है वो आप आज इन तस्वीरों से समझिए। आज इजराइल की वायुसेना ने ईरान में जिन 100 ठिकानों को निशाना बनाया, वो सारे हमले प्रिसीजन अटैक माने जाते हैं। इसका मतलब होता है एक ऐसा हमला जिसमें एक निर्धारित टारगेट को ही नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे अगर किसी बिल्डिंग में 7वें फ्लोर पर किसी फ्लैट को निशाना बनाना है, किसी अपार्टमेंट को निशाना बनाना है, तो इजराइल सिर्फ उसी अपार्टमेंट पर ड्रोन से हमला करके अपने दुश्मन को खत्म कर देगा और बाकी के किसी बिल्डिंग के हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतनी ज्यादा सटीक जो है ये उनकी मिसाइल होती है। इतने सटीक हमले होते हैं कि जिस अपार्टमेंट में, जिस कमरे में हमला करना है वो हमला वहीं होगा। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को भी ऐसे ही मारा था, और अब ईरान के सेना प्रमुख और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी ऐसे ही उनके दफ्तर और घर में प्रिसीजन अटैक्स के जरिए मारा है। इससे पहले काबुल में आपको याद होगा अल-कायदा के चीफ अल जवाहिरी को भी अमेरिका की सेना ने बिल्कुल इसी तरह एक प्रिसीजन अटैक में ड्रोन हमला करके मारा था। और भारत ने भी पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरह के सटीक हमले किए थे, और हमारे हमलों में भी सिर्फ आतंकवादी ही मारे गए थे, सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचा था। तो ये अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है दुनिया में जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिल्कुल अगर आप एक फ्लैट नंबर उसमें फिक्स कर देंगे कि इसी फ्लैट में, इसी इमारत के इस कमरे में अटैक करना है, तो वहीं अटैक होगा। इजराइल और ईरान में एक और बड़ा अंतर यह है
कि जहां एक तरफ ईरान में बहुत सारे लोग इजराइल के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं, उन पर गद्दारी करने के आरोप हैं, वहीं इजराइल के लोग इस मामले में कहीं ज्यादा ईमानदार और देशभक्त हैं। आप इजराइल के जितने भी हमलों को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि इजराइल जब भी हमले की योजना बनाता है उसमें कहीं भी कोई लीकेज नहीं होती। इजराइल इन ऑपरेशंस को बिल्कुल गोपनीय बनाए रखने में हर बार सफल रहता है। दूसरा, इजराइल हमले से पहले ऐसा कुछ जरूर करता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे इजराइल में जब ईरान पर हमला करने के लिए बैठकें चल रही थी, अब आप इसको सोचकर देखिए, इजराइल में बैठकें चल रही हैं एक के बाद एक, उन बैठकों में तैयारी हो रही है कि ईरान पर हमला कैसे करना है, लेकिन वहां के मीडिया ने पूरी दुनिया को यह बताया कि ये सारी बैठकें असल में गाजा में बंधक बनाए गए इजरायलियों को छुड़ाने के लिए हो रही है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि उन्होंने इजराइल को ईरान पर हमला करने से मना किया है, तब इजराइल ने इन खबरों का कहीं भी खंडन नहीं किया और इससे ईरान को यह लगने लगा कि अगर अमेरिका ने इजराइल को उसको रोक दिया है, इजराइल को मना कर दिया है, तो अब इजराइल इसके बाद कोई हमला नहीं करेगा। और इस हमले से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने मीडिया को एक बयान जारी किया। वो बयान यह था कि इस महीने की 17 तारीख को बेंजामिन नेतन्याहू अपने बेटे की शादी के लिए छुट्टियों पर जा रहे हैं, जिससे ईरान को यह लगने लगा कि अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद ही छुट्टी पर जा रहे हैं, उनके घर में उनके बेटे की शादी है, तो इजराइल उनकी गैर मौजूदगी में ईरान पर कभी कोई हमला कर ही नहीं सकता। और ईरान बड़े आराम से चुपचाप बैठ गया यह सोचकर कि नेतन्याहू तो अपने बेटे की शादी में व्यस्त है। लेकिन यह भी इजराइल की एक रणनीति थी। मीडिया में दिखाया जा रहा था कि नेतन्याहू अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वो हमले की तैयारी कर रहे थे। यहां आपको यह भी देखना होगा कि इजराइल के मीडिया ने इजराइल की सरकार का कितना साथ दिया और दुश्मन देश को गुमराह किया। लेकिन हमारे देश में ऐसे न जाने कितने तथाकथित पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं और भी लोग हैं जो पाकिस्तान की मदद करते हैं और अपनी सेना पर सवाल उठाते हैं। इस हमले के बाद दुनिया अब दो हिस्सों में बंट गई है या बंट सकती है। इसमें एक तरफ ईरान को रशिया और चीन जैसे बड़े देशों का साथ मिल रहा है। चीन और रशिया, सोचिए, दो बड़े देश ईरान की तरफ हैं। इन दोनों देशों ने इजराइल के हमले की निंदा की है। इसके अलावा ईरान के पास उसके प्रॉक्सी संगठनों का भी समर्थन है। ईरान असल में कैसे ऑपरेट करता है? अपनी सेना के जरिए नहीं, दूसरे आतंकवादी संगठनों के जरिए वो ऑपरेट करता है। हमला दूसरों से करवाता है, जिनमें एक है गाजा का हमास और दूसरा है लेबनान का हिजबुल्लाह और तीसरा है यमन का हूती संगठन। अब इसमें हमास और हिजबुल्लाह को इजराइल पहले ही कमजोर कर चुका है, उनकी कमर तोड़ चुका है। अब वो ईरान के भी किसी काम के नहीं रहे। हालांकि यमन में हूती के लड़ाके जो हैं वो अभी ईरान का साथ देने के लिए रेड सी में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, जिससे इस रूट से होने वाला दुनिया का 15% व्यापार और 12% कच्चे तेल का व्यापार आगे चलकर प्रभावित हो सकता है। और आज भी इस हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में एक ही दिन में 13% की वृद्धि हो गई है। और आने वाले दिनों में ये युद्ध अगर ज्यादा खिंचा तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है और इससे महंगाई बढ़ सकती है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, पश्चिमी देश खड़े हैं और मिडिल ईस्ट के भी कई देशों की अमेरिका के साथ साझेदारी है। इसलिए मजबूरी में वो भी इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अमेरिका के पार्टनर है। इसलिए इन देशों का भी अनौपचारिक समर्थन इजराइल को ही मिलेगा और इनमें सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका पर आरोप लग रहा है कि उसने इस हमले में इजराइल का साथ दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप जब ईरान के साथ सिविल न्यूक्लियर डील करना चाहते थे, उसी समय पर यह हमला कराया गया, जिससे अमेरिका की भूमिका पर ईरान को शक हो रहा है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि उसे इस हमले के बारे में कुछ नहीं पता था और राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल को यह हमला करने से रोका भी था। आज प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका की बात नहीं मानी और इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। इजराइल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नेतन्याहू युद्ध से सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत रखना चाहते हैं। यह युद्ध नेतन्याहू के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनकी जो अंदरूनी राजनीति है
उसमें उन्हें इस युद्ध का बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अंदर के फैक्टर हैं इजराइल के, नेतन्याहू की अपनी पॉलिटिक्स भी है और अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स भी इसमें है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इजराइल जैसे छोटे से देश ने अपने से 75 गुना बड़े देश ईरान पर इतना जबरदस्त हमला कर दिया, पहले ही दिन उनके आर्मी चीफ की हत्या कर दी।